नमस्ते। आप सुन रहे हैं हमारी कहानी हमारी जुबानी। दोस्तों, आज फिर से एक ट्रक ड्राइवर की एक और कहानी आपके लिए लेकर आया हूं, जो मेरी अपनी कहानी है। आप लोगों ने ट्रक ड्राइवर्स के जीवन की बहुत सी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आज की यह कहानी आपको एक अलग ही अनुभव देगी। ये कहानी मुझे आज भी डरा देती है और सिखाती है कि जिंदगी में कभी भी शॉर्टकट नहीं अपनाना चाहिए। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत मजा आने वाला है। मेरा नाम विजय है और मैं मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर का रहने वाला हूं। मैंने बहुत कम उम्र में ही ट्रक चलाना सीख लिया था। जब मैं 22 साल का था, तभी से मैं अपने पिताजी के ट्रक पर ड्राइवर के रूप में काम करने लगा था। लेकिन जो डरावनी घटना मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह तब की है जब मैं 35 साल का था। आज मुझे ट्रक चलाते हुए लगभग 20 साल हो चुके हैं, लेकिन उस घटना के बाद मैंने अपने जीवन में कभी भी रात में अकेले सफर नहीं किया। यह घटना उस वक्त की है जब हमारा देश सामान्य था और मैं अपने काम पर लौट रहा था। मैंने ट्रक में भोपाल से सामान लोड किया और मुझे यह सामान लखनऊ पहुंचाना था। दोपहर के 2 बजे तक ट्रक में पूरा सामान लोड हो चुका था। फिर लगभग शाम के 4 बजे तक मैं थोड़ा आराम करने के बाद अपने ट्रक को लेकर अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा। मुझे यह सामान अगले दिन सुबह तक लखनऊ पहुंचाना था, इसलिए मैं काफी अच्छी रफ्तार में चल रहा था। जैसे जैसे शाम ढलने लगी, चारों तरफ अंधेरा फैलने लगा। सड़क पर सिर्फ मेरी ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी थी और दूर दूर तक कोई और गाड़ी नहीं दिख रही थी। तभी मेरे दिमाग में आया कि अगर मैं किसी तरह सुबह तक लखनऊ पहुंच जाऊंगा तो मुझे थोड़ा ज्यादा आराम करने का वक्त मिल जाएगा। और यही सोचकर मैंने एक फैसला किया कि यदि रास्ते में मुझे कोई शॉर्टकट रास्ता दिखता है तो मैं उस शॉर्टकट रास्ते को अपनाकर जल्दी लखनऊ पहुंच जाऊंगा। कुछ देर और गाड़ी चलाने के बाद मुझे नींद की झपकी आने लगी। इसीलिए मैंने सोचा कि अगर रास्ते में कहीं पर थोड़ा हाथ मुंह धोकर चाय पी ली जाए तो ठीक रहेगा। यही सोचकर मैं अब ट्रक चलाते हुए किसी ढाबे या चाय वाले की दुकान को तलाशने लगा। लेकिन मैं एक ऐसे इलाके में था जहां कोई ढाबा नहीं था। मैं अपने आप से मन में ही कहा, यार विजय, तू भी कितना भोला है। इस सुनसान जगह में भला तुझे कहां चाय की दुकान मिलेगी। तभी मुझे अचानक हाईवे पर कुछ दूर एक रोशनी सी दिखाई देने लगी। धीरे धीरे जैसे मैं उसके पास गया तो मुझे मालूम हुआ कि वह तो एक ढाबा है और उस पर एक जवान लड़का बैठा हुआ है। मैंने उस लड़के के पास अपना ट्रक ले जाकर रोका और ट्रक में बैठे बैठे ही उससे पूछा कि चाय मिलेगी क्या। तो उसने मुझसे कहा कि सब कुछ मिलेगा, आप ट्रक से नीचे तो उतरिए। उसकी बातें मुझे थोड़ी अजीब लगीं, पर फिर भी मुझे तो थोड़ी चाय पीनी थी, इसलिए मैं ट्रक से नीचे उतर गया और फिर मैंने उस लड़के को एक चाय बनाने को कहा। उस लड़के को चाय बनाने के लिए कहकर मैंने अपने ट्रक से अपनी पानी की बोतल निकाली और अपना मुंह धोने लगा ताकि थोड़ा तरोताजा महसूस हो। थोड़ी ही देर बाद उस लड़के ने चाय बनाकर मुझे दे दी, लेकिन उसकी चाय का स्वाद कुछ अजीब था। जब मैंने इसके बारे में उससे पूछा तो उसने कहा कि साहब, ये चाय सामान्य दूध की नहीं है। मेरे पास दूध नहीं था, इसलिए मैंने इसे बादाम के दूध से बनाया है। शायद आपको इसका स्वाद थोड़ा अजीब लग रहा हो। मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तभी चाय पीते वक्त अचानक मेरी नजर उस ढाबे के बगल से जा रहे रास्ते पर गई। मुझे लगा कि शायद यह कोई शॉर्टकट रास्ता है और तभी मैंने उस लड़के से पूछा कि यह रास्ता कहां जाता है। तो उस लड़के ने एक अजीब सी मुस्कुराहट के साथ मुझसे कहा, जहां जाना चाहते हो यह रास्ता तुम्हें वहीं पहुंचा देगा। मैंने उस लड़के से कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे जहां जाना है यह रास्ता मुझे वहां पहुंचा देगा। इस पर वह लड़का कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप अपना सिर नीचे करके बैठा रहा। तभी मैंने उससे फिर से पूछा, अच्छा ये तो बताओ कि इस रास्ते से लखनऊ जाने पर कितनी दूरी कम पड़ेगी। तो इस पर उस लड़के ने अपना मुंह नीचे किए हुए ही बोला, लगभग 50 किलोमीटर की दूरी। अभी मैं उस लड़के से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी वह लड़का अजीब तरीके से कांपने लगा। जब मैंने गौर से उसकी तरफ देखा तो उसका एक हाथ बहुत ज्यादा कांप रहा था। मुझे भी थोड़ा अजीब लगा। फिर मैंने उससे कहा कि क्या हुआ, तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी। इस पर उस लड़के ने मेरी तरफ अजीब तरीके से घूरते हुए कहा, तुम्हारा काम खत्म हो गया है, तुम जा सकते हो यहां से।
मुझे भी उससे कुछ ज्यादा मतलब नहीं था, इसलिए मैं जाकर अपने ट्रक में बैठ गया। ट्रक में बैठने के बाद भी जब मैंने उस लड़के को देखा तो उसकी हरकतें मुझे बहुत अजीब लग रही थीं। मुझे तो वह लड़का पहले से ही बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन ना जाने क्यों उसकी चाय पीने के बाद मेरा ध्यान बार बार उस शॉर्टकट रास्ते की तरफ जा रहा था और मेरा मन बार बार उस शॉर्टकट रास्ते से ही चलने को कर रहा था। और हुआ भी अंत में यही, मैं उसी शॉर्टकट रास्ते से ही लखनऊ की तरफ निकल पड़ा। अब चारों तरफ घना अंधेरा हो चुका था। जब मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे। तभी मुझे अचानक से याद आया कि मैंने उस लड़के को चाय के पैसे तो दिए ही नहीं, लेकिन अब मैं वहां से काफी ज्यादा आगे आ चुका था, इसलिए मैंने वापस जाना भी ठीक नहीं समझा। लेकिन मुझे ज्यादा अजीब बात तो यह लगी कि उस लड़के ने भी मुझसे चाय के पैसे नहीं मांगे। खैर, मैं अब इन सब बातों को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मुझे उस रास्ते पर एक सबसे बड़ी अजीब बात यह लगी कि पीछे जब मैं हाईवे से आ रहा था तो हाईवे के दोनों तरफ जो पेड़ पौधे थे वह हरे भरे थे, लेकिन इस रास्ते के अगल बगल में जो पेड़ पौधे थे वह बिल्कुल सूखे हुए थे और उन पर एक भी हरी पत्ती नहीं थी। तभी मैंने मन में सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर पहले जिस हाईवे पर दोनों तरफ हरियाली थी, तो उससे इतनी सी दूरी पर इतना सूखा कैसे हो सकता है। पर मुझे तो जल्दी से लखनऊ पहुंचना था, इसलिए मैंने इस बात को भी नजरअंदाज कर दिया। जब मैं उस रास्ते पर आगे बढ़ रहा था तो मैंने एक चीज नोटिस की कि उस रास्ते पर स्पीड ब्रेकर बहुत ज्यादा थे। लगभग हर 1-2 किलोमीटर पर स्पीड ब्रेकर आ ही रहा था। ऐसे में मैंने सोचा कि इस रफ्तार से तो मैं शायद समय पर लखनऊ नहीं पहुंच पाऊंगा, पर अब मैं कर भी क्या सकता था, क्योंकि उस रास्ते पर अब मैं काफी आगे आ चुका था। इसलिए मैंने चलते रहना ही ठीक समझा। लेकिन कुछ देर बाद ट्रक चलाते हुए मुझे महसूस होने लगा कि जैसे ट्रक को बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब ट्रक में पीछे की तरफ कुछ बहुत ज्यादा भारी सामान लोड किया हुआ हो। लेकिन आज तो ट्रक में ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर भी ट्रक इतनी ताकत क्यों ले रहा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत भारी सामान लोड किया हुआ हो। अब बार बार मुझे इस चीज का एहसास होने लगा था कि ट्रक को चलने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। इसलिए मैंने ट्रक को रोककर एक बार जांच करने की सोची। लेकिन रोकने से पहले सामने के रास्ते का नजारा देखकर मेरा ट्रक रोकने का दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वह रास्ता बहुत ही ज्यादा उबड़ खाबड़ और देखने में भी वीरान लग रहा था। खैर, वैसे तो मुझे इतना ज्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन आखिर हूं तो मैं भी एक इंसान ही। तभी मैं ट्रक चलाते हुए मन ही मन सोच ही रहा था कि कहीं कोई अच्छी सी जगह दिख जाए या फिर कोई इंसान दिख जाए तो मैं ट्रक को रोककर इसको जांच कर लूंगा। तभी मेरे यह सोचने भर की देरी थी और मुझे रास्ते पर आगे एक औरत सिर पर घास का गट्ठर लेकर चलती हुई दिखी। उसे देखकर मैंने सोचा कि इतनी रात को यह औरत घास का गट्ठर लेकर कहां जा रही है। तभी मैंने अपनी घड़ी में समय देखा तो रात के 11 बज रहे थे। मुझे थोड़ा अजीब तो लगा, पर फिर भी मैंने उसके पास ले जाकर अपनी ट्रक को रोक दिया। ट्रक की हेडलाइट की रोशनी में वह औरत दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मेरे ट्रक को उसके पास रुकता देख वह औरत भी वहीं पर रुक गई। तभी मैंने उस औरत से पूछा कि यह रास्ता कितना लंबा और है, लेकिन शायद ट्रक के इंजन की आवाज में उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। इसीलिए मैंने नीचे उतरकर ही उससे बात करना ठीक समझा। तो अब मैं ट्रक को चालू छोड़कर ही केबिन से नीचे उतरा और उस औरत के पास गया। लेकिन जैसे ही मैं उतरकर उस औरत की तरफ आगे बढ़ने लगा तो उस औरत ने अपने घास के गट्ठर से अपनी दरांती निकाली और मेरी तरफ आगे बढ़ा दी। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी मैंने उससे कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ रास्ता भटक गया हूं और मैं आपसे रास्ता पूछने के लिए ही नीचे उतरा हूं, आप मुझे गलत ना समझें। इस पर वह औरत कुछ नहीं बोली, लेकिन उसने अपने हाथ में ली हुई दरांती को नीचे कर लिया। अभी मैं उस औरत से कुछ और पूछने ही वाला था कि तभी उसने अपना घूंघट ऊपर किया और उसके घूंघट ऊपर करते ही मैं तो मंत्रमुग्ध हो गया, क्योंकि वह दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी। तभी मैंने अपने आप को संभालते हुए उस औरत से पूछा कि क्या यह रास्ता आगे जाकर ठीक होगा या ऐसे ही उबड़ खाबड़ रहेगा। तभी उस औरत ने कहा कि नहीं, यह ज्यादा आगे तक ऐसा नहीं है,
आगे जाकर अच्छा रास्ता है। लेकिन उसकी आवाज़ सुनते ही मुझे बहुत अजीब लगा, क्योंकि वह जितनी दिखने में खूबसूरत थी, उसकी आवाज़ उतनी ही डरावनी थी, क्योंकि उसकी आवाज़ बिल्कुल मर्दों की तरह थी। जब वह बोल रही थी तो मुझे ऐसा लगा जैसे कोई औरत नहीं बल्कि कोई लड़का बोल रहा हो, लेकिन मेरा ध्यान उसकी आवाज़ से ज़्यादा उसकी खूबसूरती पर जा रहा था। इसीलिए मैंने उससे पूछा कि आप इतनी रात को कहाँ जा रही हो? तो इस पर उस औरत ने कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ। तभी अचानक मेरा ट्रक अपने आप ही बंद हो गया। जब तक ट्रक चालू था तब तक तो सड़क पर हेडलाइट की रोशनी थी, लेकिन जैसे ही ट्रक बंद हुआ तो चारों तरफ अंधेरा छा गया। अब जैसे ही उस अंधेरे में मैंने अपनी नज़र उस औरत की तरफ घुमाई तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हेडलाइट की रोशनी में वह औरत जितनी खूबसूरत और जवान दिख रही थी, अंधेरा होते ही वह उतनी ही ज्यादा बदसूरत और बूढ़ी नजर आ रही थी। उसका चेहरा एक तरफ से पूरा जला हुआ था और उसके होंठ बिल्कुल काले पड़ गए थे। अब उसका यह नज़ारा देखकर मैं थर थर कांपने लगा और पूरा पसीने से भीग गया। मेरी यह हालत देखकर वह औरत एक अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी। अब जैसे जैसे वह औरत मुस्कुरा रही थी तो वैसे वैसे ही उसके होठों से खून टपक रहा था। यह सब देखकर मैं तो वहां जैसे पत्थर की तरह ही जम गया था। मैं हिलना और चिल्लाना चाहता था, पर मेरे गले से आवाज निकल ही नहीं रही थी। उस औरत और मेरे बीच में सिर्फ 2 कदमों का ही फासला था। अब वह औरत धीरे धीरे मेरी तरफ आने लगी। यह देखकर मेरे दिल की धड़कन की रफ्तार 2 गुनी हो गई थी। वह औरत मुझे अजीब तरीके से मुस्कुराते हुए घूर रही थी और उसके अंदर से घर घर की आवाज आ रही थी। साथ ही उसके होठों से खून की बूंदें अपने आप ही टपक रही थीं, जैसे अभी अभी उसने किसी का खून पिया हो। उस औरत की मुस्कुराहट बिल्कुल उस लड़के की तरह थी जिसने शाम के वक्त उस ढाबे पर मुझे चाय पिलाई थी। अभी मैं वहां से भागने ही वाला था कि तभी उस औरत ने अपने सिर पर रखा गट्ठर फेंक दिया। जब मैंने उस गट्ठर की तरफ देखा तो मेरे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि वह कोई घास का गट्ठर नहीं था, बल्कि वह इंसान की हड्डियों का गट्ठर था जिसमें बहुत सारे इंसानी कंकाल थे। यह देखकर तो मैं अब डर के साथ आसमान पर था। यह सब देखकर मैं समझ चुका था कि मैं बहुत गलत रास्ते पर आ चुका हूं और इसके साथ ही मैं बहुत बुरी तरीके से फंस भी चुका हूं, क्योंकि यह औरत अब मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी। और उस गट्ठर की तरफ देखकर मैं यही सोच रहा था कि इन लोगों को भी इस औरत ने मार दिया होगा। अब वह औरत धीरे धीरे मुस्कुराने के साथ साथ हंसने भी लगी। अभी यह सब चल ही रहा था कि तभी अचानक पता नहीं कहां से अंधेरे में से एक आदमी आया। उस आदमी को आता देख मुझे अपनी जान बचने की कुछ उम्मीद दिखने लगी। मुझे लगा कि यह आदमी यहां आकर मुझे इस औरत के चंगुल से छुड़ा लेगा, लेकिन जैसे ही वह आदमी करीब आया तो उसका चेहरा देखकर मेरे बचने की उम्मीद के बजाय मेरे मरने की संभावना ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि यह वही लड़का था जिसने मुझे उस ढाबे पर चाय पिलाई थी। मेरे नजदीक आकर वह लड़का मुझसे बोला, क्यों ड्राइवर बाबू, बिना पैसे दिए ही चले आए? चाय के पैसे कौन देगा? तभी मैं उन दोनों से कहना चाहता था कि तुम्हारे चाय के पैसे ले लो, पर मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, लेकिन मेरे गले से तो आवाज निकल ही नहीं रही थी। अचानक उस चुड़ैल औरत ने मेरे सीने पर एक लात मारी और मैं धड़ाम से पीठ के बल सड़क पर गिर पड़ा। मुझे अब समझ आ चुका था कि यह लोग मुझे जान से मार डालेंगे। अभी मैं उठकर वहां से भागना चाह ही रहा था कि तभी वह चुड़ैल औरत अचानक से उछलकर मेरे सीने पर बैठ गई। उसने मुझे मारने के लिए अपने हाथ में दरांती ले रखी थी। अभी वह उस दरांती से मेरे ऊपर वार करने ही वाली थी कि तभी अचानक मेरा फोन बज उठा और मेरे फोन के बजते ही वह औरत अचानक से चिल्लाने लगी और जोर जोर से अपने दोनों कानों को दबाने लगी, जैसे उसे मेरे फोन की आवाज बहुत तकलीफ दे रही हो। तभी मैंने मेरे फोन की घंटी की तरफ ध्यान दिया तो मुझे याद आया कि मैंने मेरे फोन की घंटी में हनुमान चालीसा लगा रखी थी। फोन आने पर उस हनुमान चालीसा की आवाज को सुनकर ही वह चुड़ैल मुझ पर वार नहीं कर पा रही थी। तभी मैंने दिमाग लगाया कि अगर मैंने इस फोन को उठा लिया और यह घंटी बंद हो गई तो घंटी बजने के बंद होते ही यह चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से हावी हो जाएगी। इसीलिए मैंने फोन ना उठाना ही ठीक समझा। लेकिन फोन कुछ देर बाद ही कट गया और घंटी बजना बंद हो गई। घंटी बजने के बंद होते ही
वह चुड़ैल मेरे ऊपर फिर से वार करने ही वाली थी कि तभी फिर से फोन बज उठा और फिर से फोन में हनुमान चालीसा की आवाज बजने लगी। इसके साथ ही इस बार अचानक से पता नहीं कैसे पर मेरा ट्रक अपने आप ही चालू हो गया और ट्रक के चालू होते ही ट्रक की हेडलाइट की रोशनी जली और मेरे आसपास उजाला हो गया। उजाला होते ही वह चुड़ैल औरत और वह लड़का वहां से गायब हो गए। लेकिन अभी भी मेरे फोन में हनुमान चालीसा बजी जा रही थी। कोई तो था जो बार बार मेरे फोन पर फोन किया जा रहा था, जिसकी वजह से वह हनुमान चालीसा बज रही थी। अब मैं समझ चुका था कि अगर इस चुड़ैल और उस लड़के के चंगुल से बचना है तो हनुमान चालीसा ही एकमात्र मेरा सहारा है, जो कि मुझे यहां से सुरक्षित बाहर निकाल सकती है। इसलिए मैं अपने शरीर का पूरा जोर लगाकर तुरंत उठा और ट्रक के केबिन में चढ़कर म्यूजिक सिस्टम में फुल आवाज में हनुमान चालीसा चला दी और इसके साथ ही ट्रक को फुल स्पीड में वहां से दौड़ा लिया। अब मैं ट्रक को फुल स्पीड में भगाए जा रहा था। तभी हनुमान चालीसा की आवाज के साथ मुझे मेरे पीछे से ऐसी आवाजें आ रही थीं जैसे कोई चिल्ला रहा हो, जैसे किसी का कुछ छूट गया हो। लेकिन मैं उन सभी आवाजों को नजरअंदाज करके सिर्फ अपने ट्रक चलाने पर ध्यान दिया। ट्रक चलाते वक्त मैंने सोचा कि आज किसका फोन आया होगा जिसकी वजह से मेरी जान बची है। मैं देखना चाहता था कि आखिर किसकी वजह से आज मेरी जान बची है। इसीलिए मैंने अपना मोबाइल निकाला और देखना चाहा कि किसका फोन आया है। तभी मेरे दिमाग में आया कि हो सकता है वह चुड़ैल और वह लड़का अभी भी मेरा पीछा कर रहे हों। इसलिए अभी तो मुझे मेरा पूरा ध्यान सिर्फ ट्रक चलाने पर लगाना चाहिए और जब मैं लखनऊ में प्रवेश कर जाऊंगा और कोई रिहायशी इलाका आ जाएगा तभी मैं ट्रक को रोककर फोन को देखूंगा। इसके बाद जब मैं लखनऊ के रिहायशी इलाके में प्रवेश हो गया और मुझे पूरा यकीन हो गया कि अब मेरी जान को कोई खतरा नहीं है, तब मैंने सड़क के किनारे ट्रक को रोका और फोन निकालकर अपना फोन चेक किया। जब मैंने फोन चेक किया तो पाया कि वह फोन मेरी पत्नी ने किया था। तब मैंने सोचा कि उसे भी चिंता हो रही होगी कि मैंने इतनी बार फोन करने के बावजूद भी फोन क्यों नहीं उठाया। इसलिए मैंने वापस अपनी पत्नी को कॉल बैक किया। जब मैंने अपनी पत्नी को वापस कॉल बैक किया और उसकी जो बात सुनी उसे सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मेरी पत्नी ने कहा कि आपकी माँ बार बार आपसे बात करने की जिद कर रही थी और कह रही थी कि मुझे अभी बेटे से बात कराओ, इसीलिए मैं बार बार आपको कॉल कर रही थी, पर आप हो कि फोन उठा ही नहीं रहे थे। दरअसल मैं आपको बताना भूल गया कि मेरी शादी हो चुकी थी और मेरी एक 6 साल की बेटी है। तब मैंने सोचा कि आज मेरी माँ की वजह से मेरी जान बच गई। अगर मेरी माँ मुझसे बात करने की जिद ना करके फोन ना करती तो आज तो मैं मर ही चुका था। इसीलिए आपसे विनती है कि अपने माता पिता की बात को कभी भी नजरअंदाज ना करें, वे बहुत अनमोल हैं। और उस दिन के बाद अब जब भी मैं माल की डिलीवरी करने के लिए ट्रक लेकर कहीं बाहर जाता हूं और अगर मेरी माँ या पत्नी का फोन आए तो काम को छोड़कर पहले उनसे बात करता हूं। आखिर यह जीवन दान मुझे मेरी माँ की वजह से ही मिला है। इसके साथ ही उस दिन के बाद मैंने शॉर्टकट रास्ते अपनाना छोड़ दिया है। लेकिन जब मैंने उस शॉर्टकट रास्ते और उस चाय वाले ढाबे की बात अपने साथ वाले ड्राइवरों को बताई तो उन्होंने मुझे बताया कि आज से कुछ साल पहले वह माँ और बेटा उस ढाबे को चलाया करते थे। लेकिन एक दिन शायद कोई ट्रक वाला शराब पीकर ट्रक चला रहा था और उसने उनके ढाबे को टक्कर मार दी। उस टक्कर में वह माँ और बेटा भी मारे गए। तभी से वह माँ और बेटा ट्रक वालों को रोककर वहां चाय पिलाते हैं और उस शॉर्टकट रास्ते पर जाने के लिए उनको गुमराह करते हैं और उनसे अपनी मौत का बदला लेते हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल चलता हूं, बस आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका यह छोटा सा सहयोग हमें आपके लिए ऐसी ही कहानियां लाने के लिए प्रोत्साहित करता है।